हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इटियोलॉजी ऑफ लो आयरन। बॉडी में आयरन ब्लड के अलावा हर एक सेल में प्रेजेंट होता है और कुछ स्मॉल अमाउंट में मायोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है। बॉडी में जितना टोटल आयरन होता है उसमें ज़्यादातर पार्ट हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होता है। हीमोग्लोबिन हेल्प करता है आरबीसी की फॉर्मेशन में, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में। आरडीएफ और आयरन है मैन के लिए 17 mg पर डे, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 21 mg पर डे, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए 35 mg पर डे और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 25 mg पर डे। ईटियोलॉजी ईटियोलॉजी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हैं फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ और दूसरे हैं पैथोलॉजिकल कॉजेज़। फिजियोलॉजिकल कॉजेज़ में आयरन की रिक्वायरमेंट और आयरन की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी आ जाती है। इसका एक तो रीज़न ये हो सकता है कि आयरन की इंटेक पूरी नहीं है, और अगर आयरन की इंटेक पूरी है तो ये हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी में अच्छे से किसी भी रीज़न की वजह से। वर्ल्ड वाइड फिजियोलॉजिक आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू पैथोलॉजिकल आयरन डेफिशिएंसी। पहला रीज़न आता है इनएडिक्वेट इंटेक। ये इनएडिक्वेट इंटेक या तो आयरन की हो सकती है या विटामिन सी की भी हो सकती है। विटामिन सी एक मेजर रोल प्ले करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन में और आयरन की एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है। तो अगर विटामिन सी कंजप्शन कम है तो बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन स्टोर्स डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है इंक्रीज्ड आयरन नीड्स। ऐसी कंडीशंस में जिसमें बॉडी की आयरन नीड्स इंक्रीज हो जाती है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस की ग्रोथ के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ड्यूरिंग लैक्टेशन चाइल्ड के नरिशमेंट के लिए, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ जैसे कि इन्फेंट्स में, एडोलेसेंट्स में। इन कंडीशंस में आयरन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उस हिसाब से आयरन की कंजप्शन नहीं है तो बॉडी में आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं। थर्ड रीज़न आता है माल एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इनहिबिटिंग फैक्टर्स। इसमें सबसे पहला आ जाता है लो गैस्ट्रिक एसिडिटी। बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन ड्यूडिनम और प्रॉक्सिमल जेजुनम में होती है। इस एरिया में पीएच ज़्यादा होता है, लेकिन गैस्ट्रिक एसिड्स इस पीएच को कम कर देते हैं, जिससे फेरिक आयंस की सॉल्युबिलिटी और अपटेक इंक्रीज़ हो जाती है। अगर किसी रीज़न से गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन इम्पेयर हो जाए, चाहे वो गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से हो या एंटासिड की ज़्यादा कंजप्शन से हो, या फिर एज बढ़ने के साथ साथ नेचुरली ही HCl की सिक्रीशन डिक्रीज़ हो जाती है, इन केसेस में आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं। सेकंड एब्जॉर्प्शन इनहिबिटिंग फैक्टर्स में आते हैं फाइटेट्स एंड ऑक्सीलेट्स। फाइटेट्स और ऑक्सीलेट्स आयरन के साथ कंबाइन कर कर एक इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी को अवेलेबल नहीं होता। फाइटिक एसिड एक फॉस्फोरस कंटेनिंग ऑर्गेनिक एसिड है जो कि होल ग्रेन्स, ब्रैन और सोया प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, और ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और चॉकलेट में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, इस इनहिबिशन को काउंटरैक्ट करता है। थर्ड पॉइंट है पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स कॉफ़ी, टी, कोकोआ और कुछ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये भी आयरन के साथ कंबाइन करके इंसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिससे आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है। अगला पॉइंट है मिनरल्स। कोबाल्ट, जिंक, कैडमियम, कॉपर एंड मोलिब्डेनम ये कॉम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स हैं आयरन के लिए। मैग्नीशियम और आयरन सेम एब्जॉर्प्शन पाथवे शेयर करते हैं, इसलिए इनमें से जो भी मिनरल ज़्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है वो दूसरे की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम भी हीम और नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन टिश्यू प्रोटीन्स। नॉन टिश्यू प्रोटीन सोर्सेज जैसे मिल्क, चीज़, एग्स, इनमें ऑक्सैलिक एसिड काफ़ी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी। ज़्यादा फाइबर कंज्यूम करने से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ट्रैक को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाए। इसके अलावा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जो कि गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, डायरिया या स्टेटोरिया कॉज करते हैं, इन केसेस में भी आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन अगर हैवी ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से गर्ल्स की बॉडी में आयरन लेवल्स कम हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। वीमेन में आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशंस। फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशंस की वजह से बॉडी में आयरन स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। जो लोग बार बार ब्लड डोनेट करते हैं उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। आगे है सेकंड कैटेगरी पैथोलॉजिकल कॉजेज़। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ में इन्फेक्शंस आती हैं और पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस आ जाती हैं।
जिनकी वजह से ब्लड लॉस होता है। इन्फेस्टेशंस भी जीआई ट्रैक्ट में ज़्यादा होती हैं। ख़राब खाना खाने से या ख़राब पानी पीने से इन्फेस्टेशंस हो सकती हैं। पहला पॉइंट है मेडिकल कंडीशन। किसी मेडिकल कंडीशन जैसे स्टमक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, कॉलन कैंसर, इन कंडीशंस में गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर पेन रिलीवर्स जैसे एस्पिरिन के रेगुलर यूज़ की वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। लास्ट पॉइंट है इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस जैसे कि हुकवर्म की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है। ऑन एन एवरेज 0.03 टू 0.2 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर डे लॉस हो सकता है हुकवर्म इन्फेस्टेशन की वजह से। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। अगली वीडियो में हम न्यूट्रिशनल अडेप्टेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लो आयरन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।